हेलो गाइस। आइए अब हम लोग रुदरफोर्ड के मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। थॉमसन्स का मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया था क्योंकि थॉमसन्स का मॉडल पूरी तरह से रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो रदरफोर्ड के दिमाग में आया कि अगर हम अपने मॉडल को देखें, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को देखें, तो उनके हिसाब से मॉडल दिया जा सकता है और इसको हम लोग रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। इसमें उन्होंने बता दिया था कि ऑलमोस्ट टोटल मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। पहला पॉइंट था, देखिए उनका, कि टोटल मास और टोटल पॉजिटिव चार्ज कहां रहता है? सेंटर पे एटम का रहता है, क्योंकि वहीं से अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हुआ था। और इसका नाम उन्होंने कह दिया कि ये न्यूक्लियस है एटम का। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस with very high speed at very large distance, just like a planet revolves around the sun. Therefore, these electrons are called planetary electron. सीधी भाषा में बात करें तो उन्होंने कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूरी पे और बहुत ही हाई स्पीड से घूम रहा है, जैसे प्लैनेट्स घूम रहा है सन के चारों ओर, और इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को प्लानिटरी इलेक्ट्रॉन भी कहा गया। तो यही था रदरफोर्ड का मॉडल। बाद बाकी आप जितने बुक देखेंगे उसमें उसको उसी तरह से डिफाइन, सब अपने अपने अंदाज से डिफाइन किए हैं। मेनली इसमें दो ही पॉइंट्स था। पहला पॉइंट था जो आपका की फैक्टर है कि दैट इज द न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिव, विच कंटेन्स इंटायर मास एंड लोकेटेड एट द सेंटर, एंड this is electron revolving around the nucleus at very large speed, at very large distance. That is called planetary electron. बस इतनी इनकी कहानी थी। लेकिन इसमें बहुत सही बात था तो एक, कि इन्होंने भी सपोर्ट किया था इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का। दैट वाज गिवन बाय थॉमसन। थॉमसन के जो दिया गया था इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, उसको इन्होंने भी सपोर्ट किया। और सेकेंडली, जो सेकेंडरी बात है यहां, सेकेंड जो टॉपिक्स था कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट आया और ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन का एक जगह है। तो इनके लिए इस मॉडल में अच्छी बात थी और साइंस के लिए भी अच्छी बात थी कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। यहां के बाद अब देखिए इनकी लड़ाई फिजिक्स से हो गई। केमिस्ट्री और फिजिक्स में हमेशा से एक दूसरे से आना जाना रहा, एक दूसरे के घर में। तो अब फिजिक्स में उसी समय एक थ्योरी आया था मैक्सवेल का, और मैक्सवेल का थ्योरी अगले वीडियो में आपको मैं अच्छी तरह से बताऊंगा। अभी आप उसको ऐसा समझिए कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है और उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल था और ये एक्सेलरेटेड मोशन में था। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी कमेगा, और एनर्जी कमते कमते इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एक सर्कुलर पाथ पे आके और न्यूक्लियस के पास ये कोलाइड कर जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन खत्म। लेकिन एटम तो अभी भी है। तो ये जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम था, व्हाट इज द कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये रदरफोर्ड बता नहीं सके, ये एक्सप्लेन नहीं कर सके। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें थी जो नए कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से उसमें जोड़ा गया, जैसे स्पेक्ट्रम के लाइन को एक्सप्लेन ये नहीं कर पाया, वगैरह वगैरह बहुत सारे थे। लेकिन मेन इसका लिमिटेशंस था कि मैक्सवेल का जो थ्योरी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, मैक्सवेल का थ्योरी और ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर गए। और वो थ्योरी क्या है अब उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।